इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिकली मतलब क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि सेंट्रल एटम या आयन लिगैंड से एक्सेप्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर सेंट्रल मेटल एटम या आयन एक्सेप्ट करता है, वो नंबर जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स है PtCl6 2 नेगेटिव या फिर NiNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनियम के पास कितनी क्लोरीन लगी हुई है? 6। और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल के पास कितने अमोनिया लगे हुए हैं? 4। तो ये रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं प्लेटिनियम और निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले कंपाउंड में कितना है प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। और दूसरे कंपाउंड में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम कितने लिगेंड से अटैच्ड है? ठीक, ये पूरा पार्ट जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके जो बाहर वाला पार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है आयनाइजेबल स्फीयर, जिसमें कि बैठे होते हैं काउंटर आयंस। अब ये लिगेंड जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज होंगे, तो अरेंज होने के बाद सेंट्रल एटम के पास एक परफेक्ट कोई ज्योमेट्री निकल करके आएगी 3D स्पेस के अंदर। अब ये जो ज्योमेट्री होती है वो जनरली 6 वालों के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो ज्योमेट्री 2 टाइप की हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो 6 लिगेंड के केस के अंदर ज्योमेट्री का क्या नाम हुआ? ऑक्टाहेड्रल। और 4 लिगेंड के केस के अंदर ज्योमेट्री का क्या नाम हुआ? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है? जब कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलैप्टिक्स। जैसे कि CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड हैं, जैसे कि CuNH3 का होल 4 Cl2, तो इसमें कोबाल्ट के पास 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है, एक अमोनिया और एक Cl। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कहलाएगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्सेस 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोलैप्टिक हो सकते हैं या फिर हेट्रोलैप्टिक हो सकते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब सारे लिगेंड एक टाइप के, और हेट्रोलैप्टिक का मतलब लिगेंड जब डिफरेंट टाइप के हो। गॉट इट? K4FeCN का होल 6, इस K4FeCN के होल 6 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला तुमको जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि FeCN6, ये पूरा पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर इंक्लूड होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट क्या है? पोटेशियम। ये किस में आ गया? तो पोटेशियम जो आ गया वो आ गया काउंटर आयन के अंदर। गॉट इट? तो जब ये K4FeCN का होल 6 स्प्लिट करेगा वाटर के अंदर, तो तुमको 4 तो पोटेशियम आयन देगा और एक देगा फेरोसाइनाइड आयन, FeCN6 4 नेगेटिव। तो ये जो पोटेशियम आयन है ये तो कहलाएंगे सिंपल आयन, ठीक है, या काउंटर आयन बोल लो। और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव जो है वो किस में आ गया? कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। ठीक है। बात करते हैं कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सिल्वर का जो कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। जबकि दूसरे कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप चेक करो तो इसमें 5 अमोनिया और एक वाटर आ रहा है, तो टोटल मिला के कितने लिगेंड हो गए? 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस कंपाउंड के अंदर? 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर कैलकुलेट करना हो, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल एटम का जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर लो, प्लस इसमें जितने भी डोनर एटम्स दिए हुए हैं, लिगेंड जो दिए हुए हैं, उनके नंबर का डबल करके एडिशन कर दो। यानी जनरल फॉर्मूला बन गया Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर और द डोनर एटम्स। तो यहाँ पर जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, तो पहला कॉम्प्लेक्स मैंने लिया CuNH3 का होल 6 Cl3। इसमें कोबाल्ट का जो स्टेट है वो है +3 और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 27 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 2। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आ गया? 36 के। ठीक है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू किसी नोबल गैस के पास लाई करती है तो बन करके आने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, ये होता है EN रूल।
तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अंदर आने वाले जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हैं वो नियरली नोबल गैसेस के इक्वल आ रहे हैं, लगभग 36 का होता है क्रिप्टन का। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ रहा है रेडॉन के इक्वल 86, और अगले वाले कॉम्प्लेक्स में रेडॉन के इक्वल दैट इज 86। निकालने का कॉमन रूल, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। गॉट इट। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं आईयूपीएसी की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के आईयूपीएसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे? तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर कंपाउंड का जो भी नाम लिखना है उसके अंदर सबसे पहले नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैटायन का, उसके बाद नाम लिखा जाएगा एनायन का। जैसे कि तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो K है वो क्या है, कैटायनिक पार्ट, और FeCN का होल 6 जो आ गया वो किस में आ गया, एनायनिक पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो कैटायनिक पार्ट का लिखा जाएगा जो क्या है, पोटेशियम। ठीक है, तो वाइल नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स, अब जब आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हो यानी एनायनिक पार्ट के अंदर आते हो यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड का नाम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब लगाना है जब लिगेंड जो हो वो एक से ज्यादा बार हो यानी अलग अलग टाइप के हो। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन केस ऑफ मल्टीपल लिगेंड्स। उसके बाद द नेम्स ऑफ एनाइनिक लिगेंड एंड विद सफिक्स ओ, यानी कि जिन लिगेंड्स जो एनाइनिक लिगेंड के लास्ट में ओ वर्ड लगा हुआ आता है उनकी एंडिंग आपको जो चेंज है वो करनी है ओ के अंदर। ठीक है, अगर आइड लगा हुआ रहता है जैसे क्लोराइड है तो क्लोरो कर दोगे, सही है। अगर आइट लगा हुआ है तो इटो कर दोगे, और अगर एट आता है सफिक्स के अंदर तो उसे एटो में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे कि ब्रोमाइड का ब्रोमो, क्लोराइड का क्लोरो, साइनाइड का साइनो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, सब में क्या लगा हुआ है, आइड लगा हुआ है, तो लास्ट में इनके सफिक्स चेंज करके ओ लग जाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड का ऑक्सो, फ्लोराइड का फ्लोरो। गॉट इट। सिमिलरली अगर एट लगा हुआ है तो ATE लिखा हुआ है तो क्या कर दोगे, ATO कर दोगे। जैसे कार्बोनेट है तो बोल दोगे कार्बोनेटो, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो, देन सल्फेटो, देन थायोसाइनेटो, थायोसल्फेटो, एंड आइट लगा हुआ है तो ITO कर दोगे, दैट इज सल्फाइट का हो जाएगा सल्फेटो। गॉट इट। तो अब कैटाइनिक पार्ट में तो आपने नाम लिख दिया पोटेशियम, और एनायनिक पार्ट के अंदर क्या लगेगा, CN लगा हुआ है तो CN क्या है, साइनाइड, तो साइनाइड का क्या कर दोगे, साइनो। गॉट इट। उसके बाद अगला रूल है, न्यूट्रल लिगेंड आर प्रेफर्ड बाय द यूजुअल नेम फॉर द मॉलिक्यूल। अब जो न्यूट्रल लिगेंड है उनके नाम एज इट इज लिखे जाते हैं, जैसे इथिलीन डाइअमीन जो है उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर कुछ कुछ न्यूट्रल लिगेंड के एक्सेप्शंस है, जैसे वाटर के लिए एक्वा वर्ड यूज करना है, अमोनिया के लिए अमाइन, अमाइन की स्पेलिंग AMMINE, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनाइल। ठीक है, और अगर इन लिगेंड का नंबर एक से ज्यादा बार हो तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए पेंटा। ठीक है, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, और छह के लिए हेक्सा वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ साइनो कितनी बार है, साइनाइड ग्रुप कितनी बार है, 6 बार है ना, तो क्या बोलोगे, पोटेशियम, उसके बाद क्या लगा दोगे, हेक्सा साइनो। गॉट इट। वाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कैसे करनी है? अगर कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम वही लिखना है जो कि है। जैसे स्कैंडियम अगर है तो स्कैंडियम ही लिखेंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक एज इट इज। लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऐसी सिचुएशन में अगर कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का है तो उसे कर देंगे क्रोमेट, आयरन का है तो उसे कर देंगे फेरेट, कोबाल्ट का है तो उसे कर देंगे कोबाल्टेट, निकल का है तो निकल का कर देंगे निकलेट, कॉपर का है तो कर देंगे क्यूपरेट, और अगर जिंक का है तो उसे कर देंगे जिंकेट। That is, if the complex is an anionic complex, the central metal atom or the ion name ends with the word ate, ATE। तो कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो गया, जो एग्जांपल दिया हुआ है उसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब बात आती है मेटल का नाम कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर।
तो जो मेटल एटम या आयन है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखनी पड़ती है रोमन न्यूमरल्स के अंदर। ठीक है, यानी फेरेट जो आपने लिखा है उसके बाद उसके अंदर आयरन का आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे वो रोमन न्यूमरल्स के अंदर लिखोगे। तो जो गिवन कंपाउंड था उसके अंदर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था वो कितना आ रहा था, सेकेंड। तो कंपाउंड जो है वो है K4FeCN का होल 6, और इस कंपाउंड का जो नाम हो गया वो हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। गॉट इट। कंपाउंड है लिथियम LiAlH4, इसका आपको IUPAC बताना है। तो इसका IUPAC क्या हो गया, सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे जो क्या हो गया, लिथियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आइए, लिगेंड का नाम क्या हो गया, लिगेंड कौन सा है, H नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्राइडो। कितनी बार है, 4 बार है ना H, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्राइडो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज तो बोलेंगे एल्यूमिनेट थर्ड। सिमिलरली Na3CO NO2 का होल 6, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट थर्ड। ऐसी NaAuCN का होल ट्वाइस दिया हुआ है तो इसका नाम हो गया सोडियम डाइसाइनो ऑरेट फर्स्ट। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम Na2ZnCl4, नाम क्या होना चाहिए इसका, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सोडियम का। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, टेट्राक्लोरो। उसके बाद फिर जिंकेट सेकेंड, नाम हो गया सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट सेकेंड। गॉट इट। जिंकेट क्यों लगाया, यानी कि यहाँ जो सब में वर्ड आ रहा है वो लास्ट में 8 क्यों आ रहा है, यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया, तो सब तरफ ये जो 8 आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स के टूटने के बाद यहाँ जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, माइनस में ही तो आएगा। तो जब जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तब तब आपको सेंट्रल एटम की जो जो भी नेमिंग करनी है, सेंट्रल एटम की जो भी नेमिंग करनी है उस नेमिंग के लास्ट में आपको 8 वर्ड लगा देना है। बात आ गई समझ में, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम बताओ। अब इस कंपाउंड के अंदर काउंटर आयन ये रहा, क्या बोलेंगे, सोडियम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, FeC2O4 का होल थ्राइस। तो ये क्या चीज होता है, ये होता है ऑक्सलेट। कितनी बार लगा हुआ है, 3 बार, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर जब एक से ज्यादा बार होता है तो 2 के लिए हम यूज करते हैं बिस का, और 3 के लिए यूज करते हैं ट्रिस का। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड कितनी बार है, 3 बार है, सही है। तो इसे लिखेंगे सोडियम ट्रिस ऑक्सिलेटो। क्या लिखेंगे, सोडियम ट्रिस ऑक्सिलेटो। उसके बाद यहाँ कौन है, आयरन, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, ब्रेक करने पर नेगेटिव चार्ज, तो क्या लिखेंगे, फेरेट। गॉट इट। और फेरेट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी निकल करके, तो वो आएगी थर्ड। तो नाम हो गया सोडियम ट्रिस ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड। गॉट इट। नाम देखते हैं, तो नाम हो गया सोडियम, यहाँ ट्राई नहीं होना चाहिए, यहाँ आप इसको ट्राई की जगह ट्रेस कर लो, दिस इज ट्रेस। गॉट इट। तो नाम हो गया सोडियम ट्रेस ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट कंपाउंड इज K4FeCN का होल 6, नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। K3Al C2O4 का होल थ्राइस, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, यहाँ पर भी ट्राई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रेस, तो ट्रेस ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। NiCO का होल 4 है तो बोलेंगे टेट्राकार्बोनिल निकल 0। SeCOEN का होल थ्राइस Cl3 है। अब यहाँ पर भी क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, कितनी बार है, 3 बार, सही है। और काउंटर आयन अब की बार नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ सेंट्रल एटम की जो नेमिंग होगी ना वो सिर्फ कोबाल्ट होगी, कोबाल्ट के आगे 8 नहीं लगाएंगे। तो नाम क्या हो गया, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिख लो, तो नाम हो गया ट्रिस इथिलीन डायमीन। उसके बाद आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट की स्टेट क्या आएगी, 3, तो कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में लिखोगे क्लोराइड। गॉट इट। नेक्स्ट कंपाउंड, अब ये कंपाउंड एक आयन है तो नाम हो गया ट्रिस ऑक्सिलेटो, ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। गॉट इट। नेक्स्ट कंपाउंड इज NiCN4 नेगेटिव, नाम हो गया टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। नेक्स्ट कंपाउंड है, नाम हो गया पेंटामाइन डाई एक्वा,
कॉपर सेकेंड क्लोराइड। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ NaBH4? सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइडो बोरॉन, सोडियम बोरोन हाइड्राइड 4 और सोडियम टेट्राहाइड्रो बोरेट थर्ड। द राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ K3FeCN का होल 6? तो इस K3FeCN के होल 6 में यहाँ से तुम जैसे 3 पोटेशियम हटाओगे तो बदले में कॉम्प्लेक्स में कितना चला जाएगा? -3। तो आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी? थर्ड। नाम हो गया कंपाउंड का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। गॉट इट? दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन की बात करते हैं। लिगेंड का स्पेशल अरेंजमेंट सेंट्रल एटम के अबाउट। अब आपको एक ज्योमेट्री निकल करके आएगी जब आप लिगेंड को सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज करते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर 2 लिगेंड लगे हुए हैं सेंट्रल एटम के पास तो ये हो गया सेंट्रल एटम और ये हो गए दोनों लिगेंड। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज लिगेंड L1 एंड L2। तो जो शेप आ रही है वो क्या आ रही है? लीनियर। द शेप इज लीनियर। गॉट इट? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर शेप आती है ट्राइगोनल प्लानर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर शेप आती है टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। यानी 4 लिगेंड जो लगेंगे वो स्क्वायर के प्लेन में लगेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वालों के अंदर तो ज्योमेट्री आती है वो आती है निकल करके स्क्वायर पिरामिडल और या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जनरली मेटल कार्बोनिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये 5 के लिए है। और कोऑर्डिनेशन में अगर 6 होता है तो जो ज्योमेट्री आती है निकल करके उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस करे 2, 3, 4, 5, 6। 2 वालों की शेप होती है लीनियर, 3 वालों के लिए ट्राइगोनल प्लानर, 4th के लिए टेट्राइडल या फिर स्क्वायर प्लेनर, 5th के लिए स्क्वायर पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 वालों के लिए ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर सेंट्रल एटम की जो ज्योमेट्री निकल करके आएगी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो ये होंगी सारी। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है जिसकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा पड़ेगी? वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तो 4th और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 वालों के अंदर 2 ज्योमेट्री याद रखनी है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और 6 वालों के अंदर एक ही ज्योमेट्री होती है जिसका क्या नाम है? ऑक्टाहीड्रल। गॉट इट? तो मुझे इन ज्योमेट्रीज की रिक्वायरमेंट है आगे के पार्ट के लिए, यही दिमाग में याद रखनी है आपको। क्वेश्चन में आ जाइए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? नेचुरल बात है, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लानर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट। उसके बाद शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स वन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ऑक्टाहीड्रल, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाइए। आइसोमर्स का मतलब क्या है? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब ये करेक्टर किनके अंदर देखने को मिलता है? जिनके अंदर की कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, इसलिए उनके अंदर देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसमें 2 अमोनिया और 2 Cl लगे हुए हैं जो कि लिगेंड है, 2 अमोनिया और 2 Cl। आइसोमेरिज्म जो है वो 2 स्पेशल टाइप की होगी, पहली स्ट्रक्चरल और दूसरी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के टाइप आएगा, पहला है आयनाइजेशन, दूसरा है हाइड्रेट, तीसरा है लिंकेज
चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप के हो गए स्ट्रक्चरल। आ जाओ स्टीरियो के अंदर, तो स्टीरियो में 2 कैटेगरी होगी, पहली ज्योमेट्रिकल, दूसरी ऑप्टिकल। गॉट इट। तो टोटल आइसोमेरिज्म के अंदर हो गए मिलाकर के ये 4 मेजर पार्ट। तो 4 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल के अंदर पहला आयनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा लिंकेज और चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और स्टीरियो के अंदर आ जाओ, तो स्टीरियो के अंदर 2 कैटेगरी होती है, पहली ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल फर्दर 2 टाइप की हो जाएगी, एक होगी सिस और दूसरी होगी ट्रांस। ऑप्टिकल 2 टाइप की होगी, एक होगा इसका डी फॉर्म और एक होगा इसका एल फॉर्म। दोनों एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर। गॉट इट। एक एक करके देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की। कंपाउंड्स which give different ions in solution even they have same composition are called ionization isomers। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स जो भी होगा ना, वो डिफरेंट काउंटर आयन आपको प्रोवाइड करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर CuNH3 का होल 5 BrSO4 है, इसको तुमने लेकर के सोल्यूशन में डाल दिया और इस सोल्यूशन के अंदर तुमने बेरियम क्लोराइड डाला। अगर बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट का तुमको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, जो काउंटर आयन होगा वो सल्फेट होगा, तो अमोनिया और Br अंदर होंगे। ठीक है। लेकिन अगर सोल्यूशन में तुमने डाला सिल्वर नाइट्रेट, यानी बेरियम क्लोराइड से टेस्ट नहीं मिल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट मिल रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? उसका जो सिल्वर आयन है वो अपने आप को Br के साथ कंबाइन कर देगा। AgBr का कैसा पीपीटी होता है? येलो कलर का। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट सी बात है कि Br जो है वो काउंटर आयन के अंदर है, सल्फेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब इन दोनों कंपाउंड को अगर तुम चेक करो, तो दोनों कंपाउंड के अंदर एक एक CO है, 5 5 अमोनिया है, एक एक Br है और एक एक सल्फेट है। तो दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक ही है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का एक ही है, लेकिन काउंटर आयन दोनों के अंदर डिफरेंट आ रहे हैं, एक में सल्फेट आ रहा है तो एक में Br आ रहा है। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, थोड़े एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। ठीक है। जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो तो एग्जांपल नंबर 1 में आ गया। दूसरा एग्जांपल हो गया PTNSC का होल 4Cl2Br2। अगले वाला अगर आइसोमर बनाना है तो Br को अंदर कर दो, Cl को बाहर कर दो। गॉट इट। तो ये हो गए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट का मतलब क्या है? तो हाइड्रेट आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पानी के मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट हो जाएगा अंदर और बाहर। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में एक वाटर अंदर है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर वही वाटर जो है वो बाहर चला गया। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप कोबाल्ट का चेक करो, तो इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, इसमें भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, अंतर किसका है? वाटर के मॉलिक्यूल का। इसमें वाटर अंदर है और इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर है। गॉट इट। सिमिलर अगला एग्जांपल CrH2O का होल 6Cl3। अब वाटर के नंबर जो है वो डिफरेंट है, इस वाटर के नंबर के डिफरेंस के आने की वजह से कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो जाता है। पहले वाला कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स ग्रे ग्रीन, लास्ट वाला ग्रीन कलर का होता है। गॉट इट। यानी कि जो एनायन है उसका एक्सचेंज होता है वाटर के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है लिंकेज, हाईली इंपॉर्टेंट। लिंकेज आइसोमेरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड होना चाहिए वो लिगेंड होना चाहिए एम्बीडेंटेड। कौन सा लिगेंड होना चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से बताए थे? तो एक तो बताया था NO2 जिसका हो गया ONO, एक CN जिसका NC, और एक SCN जिसका हो गया NCS। तो ये 3 होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो जब भी कॉम्प्लेक्स में तुमको ये दिख जाए तो डेफिनेट सी बात है कंपाउंड के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वो ONO है। व्हाट इट। दिस इज ONO जिसका कलर कैसा है? रेड।
और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें सब कुछ सेम है, 5 अमोनिया है, एक कोबाल्ट है, NO2 है, सही है, बस NO2 ONO की फॉर्म में नहीं है, NO2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो क्या हो गया, येलो। गॉट इट। तो इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या आया, लिगेंड भी सेम है, अटैचमेंट डिफरेंट है। इस टाइप का लिगेंड क्या कहलाता है, एम्बिलेंटेड लिगेंड। और कंपाउंड के अंदर जो आइसोमेरिज्म शो होती है उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। गॉट इट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर कैटायन और एनायन यानी कि लिगेंड बेसिकली दो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। द आइसोमेरिज्म विच इज कॉज्ड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी कि इसमें कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा, लिगेंड क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। गॉट इट। तो पीटी के साथ क्या आ गया, अमोनिया, और सीयू के साथ क्या आ गया, Cl। कैसी, अगला एग्जांपल। पहचानना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। द राइट आंसर आर ए एंड डी। गॉट इट। क्योंकि इसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर। तो सही आंसर क्या हुआ, ए और डी। उसके बाद अगला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। तो जिसमें काउंटर आयन के अंदर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, केवल वही दे पाएगा। तो हेलोजन किस में प्रेजेंट है, सी वाले के अंदर, तो AgCl का आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। तो सही ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले क्या किया हमने, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के 4 टाइप किए। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की। ज्योमेट्रिकल में बताएगा यहाँ 2 मेजर टाइप, एक सेस और दूसरा ट्रांस। तो जो जैसे कि तुम्हारे पास एल्कीन है 2 ब्यूटीन, तो इसके तुमने 2 आइसोमर पहले 11th क्लास के अंदर बनाए थे, एक तो सिस 2 ब्यूटीन के नाम से और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन के नाम से। गॉट इट। सिस का मतलब क्या है, सिस का मतलब ये है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, ये दोनों सेम साइड हैं, तो कंपाउंड के नाम के आगे क्या लग जाएगा, सिस। अब यहाँ पर ये दोनों H अपोजिट हो गए और ये दोनों CH3 अपोजिट हो गए, तो कंपाउंड के नाम के आगे क्या लग जाएगा, ट्रांस। डिपेंडिंग ऑन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज। एक होता है सिस यानी कि सेम साइड और दूसरा होता है ट्रांस यानी कि ऑपोजिट साइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में और 6 वालों में दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है। अब 4 वालों के अंदर जो भी देखने को मिलेगा, खास बात यह है कि 4 वालों के अंदर ये केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं होगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा कि अगर 4 लिगेंड तुम लगाते हो तो 3 लिगेंड तो हर बार एक ही साइड आ जाएंगे। तो कंपाउंड इन 3 के रेस्पेक्ट में हमेशा ही कैसा रहेगा, सिस रहेगा, कभी ट्रांस तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर GI शो नहीं होती, जिनमें भी होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर मैंने बता दिया टेट्राहेड्रल में शो नहीं होती है, किसके अंदर शो होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। टेट्राहेड्रल के अंदर 3 लिगेंड एक ही तरफ है तो उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड हर बार किस में आ जाएगा, सिस के अंदर। गॉट इट। 6 वालों के अंदर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, और इसके अंदर भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आपको कुछ कैटेगरी याद रखनी है। Ma2L2, ठीक है। Ma2L2 के अंदर ए का मतलब है एक टाइप का लिगेंड और एल का मतलब है दूसरे टाइप का लिगेंड, यानी कि एक न्यूट्रल एक नेगेटिव तो मैंडेटरी है, होना चाहिए। इसका आपने सिस बना लिया, सिस के अंदर दोनों ए सेम साइड है, दोनों एल सेम साइड में। और अगर ट्रांस बनाना है तो सिस बना लो पहले और सिस के अंदर लाइगेंड्स आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर दो, यानी एल की जगह ए और ए की जगह एल, तो जो कंपाउंड बन करके आएगा वो क्या बन गया, ट्रांस। गॉट इट। ऐसी अगली कैटेगरी है Ma2XY, तो दोनों ए सेम साइड में, कंपाउंड सिस हो गया। अब ट्रांस बनाने के लिए क्या करो, दोनों ये को एक दूसरे के अपोजिट कर दो, इंटरचेंज करने के बाद कंपाउंड क्या कहलाएगा, ट्रांस। उसके बाद एक एडिशनल कैटेगरी है MABXY, इसके टोटल मिला के 3 आइसोमर बनते हैं। उसके बाद ये इनके अंदर जितने भी लिगेंड लगे हुए हैं पहले वाले कॉम्प्लेक्स में,
इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो इसके अंदर ये सारे कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर बाइडेंटेड लग जाए, और बाइडेंटेड कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो उस केस के अंदर जीआई शो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर, दोनों ए सेम साइड है, दोनों बी सेम साइड है। ठीक है, अब दोनों ए अपोजिट हो गए, दोनों बी अपोजिट हो गए, तो कंपाउंड क्या हो गया? ट्रांस। अब इसका एक कैटेगरी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Ma2L2 के अंदर PTNSC का होल ट्वाइस Cl2, तो जो कंपाउंड बना सिस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ये सिस आइसोमर होता है ये वाला, ये एंटी कैंसर ड्रग के अंदर भी यूज होती है, सिस्प्लैटिन बोलते हैं इसको। इट इज एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, नाम क्या हुआ? सिस्प्लैटिन। गॉट इट? ऐसे ही इसका एक ट्रांस बना लिया। एक और एग्जांपल ले, PDNSC का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, कंपाउंड सिस और ट्रांस अच्छे से चेक कर लो एक बार। एक और एग्जांपल, PTPY का होल ट्वाइस Cl2, PY यानी पायरिडिन, दिस इज सिस एंड अपोजिट वाला ट्रांस। Ma2XY के अंदर आ जाओ, तो PTBrCl NSC का होल ट्वाइस। अब इसमें सिस और ट्रांस जो भी पता चलेगा वो अमोनिया के रेस्पेक्ट में पता चलेगा, दोनों अमोनिया सेम साइड है तो कंपाउंड हो गया सिस, दोनों अमोनिया अपोजिट है तो कंपाउंड हो गया ट्रांस। अगला एग्जांपल है CuNSC का होल ट्वाइस NO2 और Cl, सेम सिचुएशन सिस और ट्रांस की। नेक्स्ट एग्जांपल, PTPY का होल ट्वाइस NSCCl, दोनों PY सेम साइड तो कंपाउंड हो गया सिस, और दोनों PY अपोजिट तो कंपाउंड हो गया ट्रांस। अगली कैटेगरी MABXY, इसमें चारों लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। एक ही बेस्ट एग्जांपल है इसका, PTBrClNS3PY, पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर और तीसरा आइसोमर। टोटल इसमें 15 बनते हैं, लेकिन इसके 3 जो है वही आइसोलेट होते हैं, वो ये 3 है। दूसरा एग्जांपल है इसका ये वाला। अब जो आपको आखिरी कैटेगरी मैंने बताई MAB का होल ट्वाइस, उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है PTGLY का होल ट्वाइस। GLY का मतलब है ग्लाइसिनेटो, इसमें 2 डोनर एटम होता है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन सेम साइड है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? सिस। और दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ट्रांस। ये तो हो गया सिस आइसोमर इसका। इसका ट्रांस बनाना है, दोनों नाइट्रोजन अपोजिट, दोनों ऑक्सीजन अपोजिट, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ट्रांस। अब आ जाओ 6 वालों में। तो 6 वाले यानी कि जिनका की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। पहली कैटेगरी है Ma4B2, यानी कि 4 एक जैसे और 2 अलग अलग टाइप के, यानी 2 न्यूट्रल 2 नेगेटिव तो मैंडेटरी है, सारे मोनोडेंटेट है। इसमें जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन जो एक दूसरे के अपोजिट होगी वो ट्रांस होगी। ठीक है, और एक ही साइड अगर आ जाए, जैसे Ma4B2 है, तो कंपाउंड सिस और ट्रांस जो पता चलेगा वो किसके रेस्पेक्ट में पता चलेगा? बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चारों ए तो प्लेन में लग जाएंगे, तो सिस और ट्रांस कैसे पता चलेगा? बी के रेस्पेक्ट में पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसमें दोनों बी अपोजिट है तो ट्रांस हो गया, दोनों बी सेम साइड आ गए तो कंपाउंड सिस हो गया। बेस्ट एग्जांपल है CO NH3 का होल 4Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, यानी इस कैटेगरी का ये जो एग्जांपल है CuNH3 का होल 4Cl2, ये तो हो गया ट्रांस, और इसका आपने बना लिया सिस आइसोमर, दिस इज सिस 1। ये कैटेगरी कौन सी है? Ma4B2। ऐसी एक कैटेगरी है Ma3B3, तो Ma3B3 के अंदर तीनों ए सेम साइड अगर आपने कर दिए तो कंपाउंड जो है वो कहलाएगा फेशियल। ठीक है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो कंपाउंड कहलाएगा मेरिडोनियल। तो इसमें 2 बनते हैं, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल। फेशियल रिप्रेजेंट करता है सिस को, और मेरिडोनियल रिप्रेजेंट करता है ट्रांस को। गॉट इट? बेस्ट एग्जांपल हो गया इसका CrNH3Cl3। कोऑर्डिनेशन नंबर है चल रहा है 6। अब तक आपके पास आया था मोनोडेंटेड लिगेंड, अब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल मिला के कितना होगा? 6। दोनों बाइडेंटेड लिगेंड को आपने एक दूसरे के अपोजिट कर दिया तो कंपाउंड हो गया ट्रांस।
और दोनों को आपने कर दिया सेम साइड तो कंपाउंड हो गया सिस। बेस्ट एग्जांपल है CrEn का होल ट्वाइस Cl2, CrEn का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है। अब इसका जो सिस आइसोमर है ना, इसके बारे में थोड़ी बात याद कर लो कि जैसे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये तो ट्रांस है, और ये वाला जो है वो सिस है। अब अगर इस सिस वाले के अगर आप आगे मिरर लगा दोगे ना, तो जो आपको अगला कंपाउंड बनेगा ना, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज में आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर एक बार या दो बार होता है, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल के साथ साथ, यानी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल आगे देखेंगे। कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो इस तरह का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल भी शो कर लेगा और ऑप्टिकल भी शो कर लेगा। क्वेश्चन आ जाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होती है ज्योमेट्रिकल। ठीक है। अब इसमें सॉरी ऑक्टेडल नहीं, चार लिगेंड होने चाहिए, चार या छह। तो टेट्राडेल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो मिलेगी नहीं, सी वाली कैटेगरी हो गई Ma2B2 या फिर MABCD। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर राइज करेगी, दैट इज ऑप्शन C एंड D। इन दोनों के अंदर ज्योमेट्रिकल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कि कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब कंपाउंड स्पेस में ओरिएंट करे और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना करके दे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एक दूसरे की कहलाती है एनेंशियोमर, और फिनोमेनन कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मिरर इमेज जो है वो रियल इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। बेस्ट एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, दैट इज COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। इसमें EN क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंट सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर एक बार, दो बार या फिर तीन बार होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या शो हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 6। कितने EN दिए हुए हैं 6। तो आपने एक EN इधर सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक EN इधर लगा दिया और एक EN आपने इधर लगा दिया, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है प्लस का 3। तो बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आ गई। तो मिरर के अंदर क्या होगा, जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट में चली जाएगी, और जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में चली जाएगी। एक होगा डेक्स्ट्रो फॉर्म यानी D फॉर्म, और दूसरा होगा L फॉर्म। ऐसे ही अगला एग्जांपल, PTEN का होल ट्वाइस Cl2, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अब की बार अब कितनी बार है, दो बार। ठीक है, कौन सा आइसोमर, अब ये GI भी शो करता है। तो GI के अंदर जो सिस वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल। तो आपको क्या बनाना है, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या, मिरर लगा दोगे, आपको मिरर इमेज मिल जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। गॉट इट? तो इसमें से किस फॉर्म के अंदर ऑप्टिकल शो नहीं होगी, तो ऑप्टिकल के लिए ट्रांस वालों के अंदर ऑप्टिकल नहीं होती है। ठीक है, केवल सिस वालों के अंदर होती है। तो ये कंप्लीट हुआ पूरा लेक्चर।